क्यों चिढ़ती थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देवानंद से? क्या दिक्कत थी इंदिरा गांधी को देवानंद से? काला कोट पहनने पर क्यों लगा दी थी पाबंदी? देवानंद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को क्यों दी थी खुली चुनौती? कैसे सीधी टक्कर ली देवानंद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से? दोस्तों, बॉलीवुड में कितने हीरो आए और चले गए, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ एक ही ऐसे हैं जिनके जिक्र के बिना बॉलीवुड अधूरा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही एवरग्रीन कलाकार के बारे में जिनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। अपने दौर में ये कलाकार फैशन आइकॉन रहे थे। इतना ही नहीं, इनकी खूबसूरती भी देखते ही बनती थी। जब ये पर्दे पर आते थे तो लोग इन्हें देखते ही रह जाते थे। लेकिन क्यों कोर्ट ने इस कलाकार को काले कलर के कपड़े पहनने से मना कर दिया? क्यों उनके पिता ने इनका गर्ल्स स्कूल में दाखिला करवा दिया था? और कैसे इस कलाकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से सीधे टक्कर ले ली थी? चलिए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद की। देवानंद साहब को हिंदी सिनेमा का लेजेंड कहा जाता है। 26 सितंबर 1923 को पंजाब में देवानंद साहब का जन्म हुआ था। देव साहब का असली नाम धर्मदेव किशोरी मल आनंद था। उन्होंने 1942 में लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातन किया था। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है और अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। यहीं से उनका बॉलीवुड का सफर शुरू हो गया। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव साहब ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से होटल में कमरा लिया। देव साहब अब मुंबई की सड़कों पर काम की तलाश के लिए भटकने लगे, लेकिन मुंबई में काम मिलना इतना आसान कहाँ होता है। काफी दिन ऐसे ही गुजर गए और उनके पास पैसे भी खत्म होते जा रहे थे और काम का कोई ठिकाना नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें मुंबई में रहना है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। यही बात उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी बताई थी। इसके बाद उन्हें मिलिट्री ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ने का काम मिला, जहां पर उन्हें 165 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था। इसमें से 45 रुपए वो अपने परिवार के खर्च के लिए भेजते थे। लगभग 1 साल तक यहाँ नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो उस समय भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने देवानंद को भी अपने साथ इसी में शामिल कर लिया और इसी बीच देवानंद ने नाटकों में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। नाटकों में छोटे मोटे रोल करते हुए उन्हें पहला ब्रेक हम एक हैं फिल्म से मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई और देवानंद को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भी प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला और दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त बन गए। 1947 में देवानंद चर्च गेट पर लोकल ट्रेन में बैठे थे। इतनी देर में साहिल लतीफ उनके पास आकर बैठे और पूछा कि दोनों क्या कर रहे हो? देव साहब ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। इसके बाद ही उनके दूसरे दिन बॉम्बे टॉकीज बुलाया गया और अशोक कुमार ने देवानंद को फिल्म जिद्दी में हीरो बना दिया और फिल्म जिद्दी देवानंद के करियर की पहली फिल्म हिट साबित हुई। इसकी कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। नवकेतन प्रेजेंट्स की स्थापना की और उन्होंने 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई केतन आनंद को दी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया का चयन किया, जबकि अभिनेता के रूप में उन्होंने खुद को चुना। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन देवानंद ने हार नहीं मानी और अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंप दी। बाजी फिल्म की सफलता कुछ इस कदर छा गई कि देवानंद को अच्छे अभिनेताओं में शुमार किया जाने लगा। इसके बाद मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, CID, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, तेरे घर के सामने और काला पानी जैसे सफल फिल्में उन्हें दी। देव आनंद साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्म तक का दौर देखा है और उन्होंने पुराने दौर से लेकर नए दौर तक की फिल्मों में काम किया है। देवानंद साहब ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि निर्देशन और निर्माता का रोल भी निभाया। देवानंद साहब ने इस दौर की हर हीरोइन के साथ जोड़ी बनाई, फिर चाहे वो हेमा मालिनी हो, जीनत अमान हो या फिर वहीदा रहमान, सभी के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की जाती थी। देवानंद की जिंदगी में इन सभी हिट फिल्मों के साथ साथ एक फिल्म और चल रही थी। फिल्म अफसर के शूट के दौरान उनका झुकाव सुरैया की तरफ हो गया था। एक गाने के दौरान उनके नाव पानी में पलट जाती है, तब देवानंद सुरैया को डूबने से बचाते हैं, जिसके बाद सुरैया उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाती है। देवानंद साहब ने सुरैया से मोहब्बत का इजहार सरेआम किया, लेकिन सुरैया की दादी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और देवानंद और सुरैया का रिश्ता वहीं टूट गया। 2005 में जब सुरैया का निधन हुआ तो देव साहब उनके जनाजे में शामिल हुए थे। देवानंद साहब ने अपने जमाने की मशहूर हीरोइन कल्पना के साथ शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी अधिक समय तक सफल नहीं रही। दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में कल्पना ने देवानंद को छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। सन 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा बनाई। इसकी कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें हीरा पन्ना, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला और अव्वल नंबर जैसी फिल्में शामिल हैं। क्या आप जानते हैं शम्मी कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्में तीसरी मंजिल और जंगली पहले देव साहब को ऑफर की गई थी और तो और अमिताभ बच्चन की जंजीर भी पहले देवानंद साहब के पास ही गई थी, लेकिन देव साहब ने इन फिल्मों को करने से मना कर दिया और आज हमें इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन मिला। अपने जमाने के बेहद ही स्टाइलिश और रोमांटिक माने जाने वाले देव साहब काले कोट में बेहद ही हैंडसम नजर आते थे और लड़कियां बेकाबू होने लगती थी। लड़कियों के अजब गजब कारनामों के कारण जनहित याचिका के तहत कोर्ट ने देवानंद साहब को काले रंग के कपड़े और व्हाइट शर्ट न पहनने के लिए अपील की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, रोमांटिक छवि वाले देवानंद साहब कभी बचपन में इतने शर्मीले थे कि लड़कियों को सामने से देखकर घबरा जाया करते थे। देव के पिता इनकी कमी से बहुत परेशान थे, तो उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने लड़कियों के प्रति देव की घबराहट को दूर करने के लिए उन्हें लड़कियों के स्कूल में दाखिला करवा दिया। देवानंद साहब कई साल तक गर्ल्स स्कूल में ही पढ़े, जिससे धीरे धीरे उनकी झिझक और संकोच दूर हो गया। फिर इसका असर ये हुआ कि देव साहब इतने रोमांटिक हो गए थे कि उनके पिता इनकी इस आदत से भी परेशान
परेशान रहने लगे। देवानंद का सुरैया और जीनत अमान से भी अफेयर चल रहा था। हालांकि किसी से भी उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। देवानंद साहब के सहयोगी ने बीबीसी में बातचीत के दौरान बताया था कि देव साहब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने से खफा थे और इसी समय एक राजनीतिक समारोह में कांग्रेस ने देवानंद साहब को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। इसके चलते देवानंद की फिल्मों और गानों पर बैन लगा दिया गया था। दूरदर्शन और विविध भारती पर देवानंद के गाने और फिल्में बैन हो गई थी। फिर देवानंद साहब ने उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री से मुलाकात की और कहा कि वो लोकतंत्र में रह रहे हैं और क्या उन्हें अपने मन मुताबिक चलने का कोई भी हक नहीं है। देव साहब के विरोध का असर ये हुआ कि जब वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो उन पर लगाए गए बैन हटा दिए गए थे। हालांकि इमरजेंसी के चलते देवानंद साहब के नाराजगी के अभी सरकार से जारी थी। उन्होंने इसके विरोध के चलते एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। पार्टी बनने के पीछे उनकी सोच थी कि देश भर में लोग उनसे जुड़ेंगे, उनकी मदद से देश के कई व्यवस्थाएं बन जाएंगी। लेकिन देव साहब को एहसास हुआ कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम समय है और मनचाहे उम्मीदवार की कमी भी है जो उन्हें लगातार खल रही थी। इसीलिए उन्होंने राजनीति छोड़ दी और पार्टी को खत्म कर दिया। देवानंद साहब के मुख्य अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म चार्जशीट थी। इस दौरान उनकी उम्र 88 साल हो चुकी थी। 4 दिसंबर 2011 को लंदन में देव साहब ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन देव साहब का अभिनय और उनके द्वारा किया गया काम आज भी बॉलीवुड में मौजूद है और जब कभी भी बॉलीवुड की बात की जाएगी तो देव साहब का नाम जरूर याद किया जाएगा।